गोविंद पाठक का एक कथन है, जब समीकरण वर्णन करने में असमर्थ हो जाते हैं तो अंतर्ज्ञान फुसफुसाने लगता है। या इसे और आसान भाषा में कहूं तो जहां आकर सारे फॉर्मूले, सारे इक्वेशंस जवाब देना बंद कर देते हैं, वहां से आपका इंट्यूशन काम करना शुरू करता है। आज हम उसी फुसफुसाहट को सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे पास गोविंद पाठक की किताब एंटैंगल्ड रियलिटीज 2 के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। और आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि ब्रह्मांड को जानने के हमारे सबसे भरोसेमंद औजार यानी कि तर्क और भौतिकी कैसे अपनी ही हदों तक पहुंचकर रुक जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन हदों के पार क्या है। क्या चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, जिसे विज्ञान अब तक एक तरह से नजरअंदाज करता आया है, इस पूरी पहेली का कोई छिपा हुआ लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है? तो चलिए इस उलझी हुई हकीकत की परतें खोलते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दुनिया, ये वास्तविकता कोई ऐसी चीज है जिसे हम बस खोज रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जिसे बनाने में हम खुद भी शामिल हैं। बिल्कुल। चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। तर्क, लॉजिक। हजारों सालों से हमने इसे सच्चाई तक पहुंचने का सबसे पक्का रास्ता माना है, एकदम सटीक, स्थिर। हमें लगा कि तर्क के सहारे हर सवाल का जवाब मिल सकता है। हाँ, ये सोच थी कि अगर हमारे पास सही नियम हो तो हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो ब्रह्मांड की हर सच्चाई को साबित कर देगी। लेकिन 20वीं सदी में ये सपना टूट गया। अच्छा, कैसे? एक गणितज्ञ थे, कर्ट गोडेल। उन्होंने अपने अपूर्णता के प्रमेयों से, मतलब इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से, ये साबित कर दिया कि कोई भी जटिल सिस्टम जैसे कि गणित, वो खुद को पूरी तरह से कभी भी साबित नहीं कर सकता। एक मिनट, ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि गणित गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि कोई भी नक्शा खुद पूरे इलाके को नहीं दिखा सकता। अच्छा। नक्शा इलाके को समझने में मदद करता है, पर वो खुद इलाका तो नहीं है ना। गोडेल ने बस ये साबित किया कि हर तार्किक सिस्टम में कुछ ऐसी सच्चाइयां होती हैं जो सच तो हैं, लेकिन आप उन्हें उसी सिस्टम के नियमों का इस्तेमाल करके साबित नहीं कर सकते। तो उन्हें जानने के लिए सिस्टम से बाहर झांकना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो उस मशहूर पहेली जैसा है। ये वाक्य झूठा है, अगर आप इसे सच मानते हैं तो ये झूठा हो जाता है, अगर झूठा मानते हैं तो ये सच हो जाता है। हाँ। तर्क यहाँ आकर एक लूप में फंस जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि चेतना भी तो कुछ ऐसी है ना। ये जानना कि हम जानते हैं, ये भी तो एक लूप है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो बिंदु है जहां चेतना, मतलब देखने वाले की भूमिका अहम हो जाती है। तर्क की ये सीमाएं दीवारें नहीं है, बल्कि दरवाजे हैं। जैसा कि इस स्रोत में कहा गया है, तर्क दीवारें बनाता है, आश्चर्य दरवाजे खोलता है। ठीक है, तो हमारे सोचने का सबसे शुद्ध सिस्टम यानी तर्क, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन जब हम इन औजारों को असली दुनिया पर लागू करते हैं, मतलब भौतिकी में, तब तो हमें ठोस जवाब मिलने चाहिए, है ना? हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात कहता है कि भौतिकी असल में वास्तविकता का एक अनुवाद है, वास्तविकता नहीं। अनुवाद? हाँ। किताब की एक लाइन है, मापना वास्तविकता को एक भाषा में अनुवाद करना है। जब आप किसी चीज का तापमान मापते हैं तो आप उस चीज की असली गर्मी को एक नंबर में बदल रही होती हैं। वो नंबर गर्मी नहीं है, उसका एक प्रतीक है। मतलब हम हकीकत को सीधे सीधे नहीं देख रहे, बस उसका एक ट्रांसलेशन देख रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। और क्वांटम मैकेनिक्स ने यह साफ कर दिया कि यह अनुवाद कोई न्यूट्रल प्रक्रिया नहीं है। मतलब अनुवाद करने वाला खुद अनुवाद को प्रभावित करता है। अवलोकन का काम ही नतीजे को बदल देता है। ओके। एक इलेक्ट्रॉन की कोई निश्चित जगह तब तक नहीं होती जब तक उसे मापा नहीं जाता। वो संभावनाओं के एक बादल की तरह मौजूद होता है। संभावनाओं का बादल? इसे थोड़ा और आसान करेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज एक ही समय पर हर जगह हो सकती है? इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक बंद लिफाफा है। जब तक आप उसे खोलते नहीं, उसके अंदर खुशी की खबर भी हो सकती है और बुरी खबर भी। एक तरह से खोलने से पहले वो दोनों हैं। जिस पल आप उसे देखते हैं, यानी उसे खोलते हैं, वो संभावना एक हकीकत में बदल जाती है। क्वांटम दुनिया इसी पर काम करती है। वाह! तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमने स्कूल में पढ़ा, न्यूटन का ब्रह्मांड, यहाँ तक कि आइंस्टाइन का भी, वो सब हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत के सिर्फ नक्शे हैं। और हर बार जब हम ज्यादा गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि पुराना नक्शा अधूरा था। बिल्कुल सही। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि हम दुनिया के चुपचाप बैठे दर्शक नहीं हैं। हम सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे। जिस दुनिया को हम देखते हैं
उसे खोजा भी जाता है और साथ मिलके बनाया भी जाता है। को क्रिएट किया जाता है। हाँ, को क्रिएट। हमारा हर माप, हर प्रयोग ब्रह्मांड के साथ एक बातचीत है। ठीक है, अब हम क्वांटम दुनिया के सबसे अजीब और मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से पर आते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैंने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब कणों को देखा नहीं जाता है तो वो लहरों की तरह बर्ताव करते हैं और एक ही समय में सभी मुमकिन रास्तों से गुजरते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये देखने के लिए एक डिटेक्टर लगाते हैं कि वो किस रास्ते से गया, वो फौरन एक कण बन जाता है और एक ही रास्ता चुनता है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। मतलब क्या ब्रह्मांड को पता है कि हम उसे देख रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। इसी को लेकर आइंस्टाइन और नील्स बोर के बीच वो मशहूर बहस हुई थी। अच्छा। आइंस्टाइन आपकी ही तरह सोचते थे। उनका मानना था ईश्वर पासे नहीं खेलता। हाँ। मतलब हकीकत स्वतंत्र और निश्चित होनी चाहिए, चाहे हम उसे देखें या न देखें। चांद वहां होना चाहिए भले ही मैं उसे न देख रहा हूं। हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात लगती है। लेकिन बोर का तर्क कुछ और था। उन्होंने कहा कि जिसे हम वास्तविकता कहते हैं वो इस बात से अलग नहीं है कि हम उससे सवाल कैसे पूछते हैं। सवाल कैसे पूछते हैं? हाँ, जब आप कण वाला सवाल पूछते हैं तो आपको कण वाला जवाब मिलता है। जब आप लहर वाला सवाल पूछते हैं तो लहर वाला जवाब। बोर के मुताबिक हो सकता है कि कोई स्वतंत्र ब्रह्मांड हो ही ना, सिर्फ निरीक्षक और निरीक्षित वस्तु के बीच एक रिश्ता हो। अगर ये काफी अजीब नहीं था तो एक और चीज है जो मेरे दिमाग को चकरा देती है, एंटेंगलमेंट। हाँ, एंटेंगलमेंट। दो कण एक बार जुड़ने के बाद चाहे कितने भी दूर हों, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप एक को यहां मापते हैं और दूसरे पर तुरंत असर होता है। स्रोत इसे स्थान से परे संवाद कहता है। स्थान से परे? आइंस्टीन ने इसे डरावना एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि ये उनके सिद्धांत को चुनौती देता था कि कोई भी प्रभाव प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता। तो क्या ये प्रकाश से भी तेज है? क्या इससे आइंस्टीन गलत साबित होते हैं? ये थोड़ा पेचीदा है। आप इससे कोई संदेश प्रकाश से तेज नहीं भेज सकते, तो उनका सिद्धांत तकनीकी रूप से नहीं टूटता, लेकिन यह दिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है। एंटेंगलमेंट का मतलब ये है कि ब्रह्मांड अलग अलग हिस्सों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक अखंड अविभाज्य संपूर्ण है। एक पूरी चीज। हाँ, और अलगाव यानी ये सोचना कि मैं यहाँ हूँ और वो तारा वहाँ है, ये शायद हमारे दिमाग के लिए एक सुविधाजनक कल्पना है। तो इन सभी सीमाओं, विरोधाभासों और अजीब नतीजों से एक ही सवाल बार बार उभर कर सामने आ रहा है। क्या चेतना, जिसे हम हमेशा समीकरण से बाहर रखते आए हैं, वही भूला हुआ चर है? स्रोत इसी दिशा में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पेश करता है। पारंपरिक विज्ञान क्या कहता है? पहले बिग बैंग हुआ, पदार्थ बना, फिर उससे जीवन पनपा और फिर लाखों सालों में उस जीवन से मन और चेतना का उदय हुआ। हाँ, बॉटम अप अप्रोच, यही कहानी हमने हमेशा सुनी है। लेकिन क्या होगा अगर ये क्रम उल्टा हो? उल्टा? क्या हो अगर बुनियाद में चेतना ही हो, यानी चेतना से अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति से पदार्थ का रूप बनता है? रुकिए, ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्रह्मांड हमसे बना है, हम ब्रह्मांड से नहीं। महान भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने इसे सेल्फ एक्साइटेड सर्किट कहा था। सेल्फ एक्साइटेड सर्किट? इसे ऐसे समझिए, ब्रह्मांड की शुरुआत संभावनाओं के एक धुंधुल से होती है। जब हम उसे देखते हैं तो हम एक सवाल पूछते हैं, तुम कण हो या लहर? और हमारा देखना उसे एक जवाब देने पर मजबूर करता है। और वो जवाब फिर ब्रह्मांड के इतिहास का हिस्सा बन जाता है, जो बदले में उन अगली संभावनाओं को आकार देता है जिन्हें हम देख सकते हैं। ये कॉस्मिक फीडबैक लूप है। एक सेल्फ एक्साइटेड सर्किट, जैसे कोई माइक स्पीकर के बहुत पास आ जाए और एक तेज आवाज का लूप बन जाता है। क्या ब्रह्मांड खुद से बात कर रहा है और हम वो माध्यम हैं जिसके जरिए ये हो रहा है? ठीक यही विचार है। हमारा हर अवलोकन ब्रह्मांड को वापस जानकारी देता है और उसे आकार देता है। तो फिर सबसे सीधा सवाल ये उठता है कि अगर चेतना इतनी ही बुनियादी है तो क्या इसे मापा जा सकता है? क्या हम इसकी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हम वजन या तापमान की निकालते हैं? ये विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल है। स्रोत में इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी यानी IIT का जिक्र है, जो जागरूकता को फाई नाम के एक निशान से मापने की कोशिश करती है। फाई? हाँ, इसे ऐसे समझिए, एक लाइट बल्ब और इंसानी दिमाग में क्या फर्क है?
दोनों में बिजली दौड़ती है, लेकिन दिमाग खरबों हिस्सों की जानकारी को एक साथ जोड़कर एक अनुभव बनाता है। जैसे मैं ये लाल सेब देख रहा हूं। आईआईटी इसी जोड़ने की क्षमता को मापता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या एक कंप्यूटर या इंटरनेट भी चेतन हो सकता है? सिद्धांत रूप में हाँ, अगर वो जानकारी को एक खास तरीके से एकीकृत कर सके। लेकिन यहीं पर सबसे गहरा विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? जब चेतना खुद को समझने की कोशिश करती है तो देखने वाला ही देखी जाने वाली चीज बन जाता है। मतलब ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड बन जाता है। हाँ, ये एक अंतहीन शीशे में अपना अक्स देखने जैसा है। हम चेतना को समझने के लिए जो भी थ्योरी बनाते हैं, वो थ्योरी खुद चेतना की एक अभिव्यक्ति है। वाह! जैसा कि स्रोत में कहा गया है, समीकरण हमें पलटकर देखने लगता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने शुरुआत की थी तर्क और भौतिकी से, जो हमें पक्के जवाब देने का वादा करते थे, लेकिन हमने देखा कि वो हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां निरीक्षक यानी चेतना की भूमिका को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। वास्तविकता कोई सुलझी हुई पहेली नहीं है जिसे हमें बस हल करना है, बल्कि यह एक भागीदारी वाली प्रक्रिया है जिसमें हम सब शामिल हैं। गोविंद पाठक के शब्दों में जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, गणित ब्रह्मांड की लिखावट नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड पर चेतना की लिखावट है। वाह! ये लाइन अब और भी ज्यादा असरदार लग रही है। जिस आईने में हम ब्रह्मांड का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमें हमेशा से अपना ही अक्स दिख रहा था। तो खोज और आविष्कार का सवाल अब सह निर्माण में बदल गया है। हम सिर्फ नक्शा नहीं पढ़ रहे, हम नक्शा बनाने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए। अगर जानने का हर काम उस चीज को बदल देता है जिसे जाना जा रहा है, तो क्या ज्ञान का असली मकसद कोई आखिरी सच खोजना है, या एक लगातार विकसित हो रही हकीकत के साथ एक अनंत बातचीत में हिस्सा लेना?